अगर आप कहोगे चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर वाइज ये 5th चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर इसको अच्छे से पढ़ डाला तो पूरा मैकेनिक्स फूल आना, समझ रहे हो, मैकेनिक्स में टेंशन ही ले लेना। कह सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो यू और के भी आप निकाल सकते हैं, और यू और के निकाल सकते हैं तो इसको ऐड करके टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एक दिन देने के लिए है फिजिक्स में, तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर रोटेशन अच्छा है तो पीछे के सारे चैप्टर्स अच्छे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने सालों का, मैं देखता हूँ 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा या इनडायरेक्टली आएगा, उससे मतलब नहीं। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स के बारे में। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, समय बहुत कम है, तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो चलिए वन बाय वन ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। किस चैप्टर में क्या छोड़ना है, किस चैप्टर में क्या स्ट्रेस दे के पढ़ना है, वो हमें अभी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो में। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास 11th टॉपिक। सबसे पहले 11 टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 11th में कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ना है, हमें कौन कौन सा टॉपिक सरफेस नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है, यू शुड नो इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स। देखिए बच्चे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है। एक तरह से आप देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स से, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है आपके पास, क्योंकि इसका यूज आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेक्टर से जो क्वेश्चन आता है वो तो ऑलरेडी आप मोशन इन प्लेन में पढ़ लेते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स दिया हुआ उससे आएगा, बट हम लोग कोचिंग्स में जनरली इसको हम लोग यही मैथमेटिकल टूल्स में ही पढ़ाते हैं। देन आता है यूनिट्स मेजरमेंट। भाई ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, इजी के टर्म्स में आप इसे कह सकते हो, बहुत इजी चैप्टर है। इसका सवाल बच्चा शायद ही कोई गलत करके आता है। सवाल ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर इस चैप्टर में फार्मूला याद है तो इससे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर कुछ हो ही नहीं सकता। सपोज दैट अगर एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला का डायमेंशन पूछ लिया आपसे, तो यू शुड नो द रिलेटेड फार्मूला ओनली, तभी आप कर पाओगे। तो यूनिट डायमेंशन तो बहुत इजी चैप्टर होता है। इसमें अगर आप मेजर टॉपिक की बात करें तो एरर्स रेज टू सम पावर वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद डायमेंशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। डायमेंशन से अगर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखोगे तो डायमेंशन हो गया आपका, एरर्स हो गया आपका, है ना। और दूसरा जो सबसे स्ट्रेस दे सकते हो जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। 2025 में भी जो क्वेश्चन पूछा था वो 0 एरर से था, जो कि कभी नहीं पूछा गया था पहले, राइट। तो इन टॉपिक्स पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यूनिट्स डायरेक्टली आपको बहुत कम पूछेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन डायमेंशन और एरर से पूछने वाला है, ठीक है। DIM मीन्स डायमेंशन, ERR मतलब एरर। चलिए, इसके बारे में बात हमने कर लिया इन 2 टॉपिक्स पे। देखिए फिर हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसका अगर आप कहोगे थ्योरी वाइज तो 9th से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बच्चा ऑलमोस्ट सब कर ही लेता है। ये सब एवरेज चैप्टर्स के नाम पे आ रहा है, तो इसीलिए मैंने किसी पे स्टार मार्क अभी तक नहीं किया। फिर हम बात करते हैं मोशन इन प्लेन पे। तो मोशन इन प्लेन पे भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, है ना। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं भी याद है प्रोजेक्टाइल का, तब भी आप सवाल कर लेते हो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये चीज वेक्टर को रिजॉल्व करो और क्वेश्चंस में डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, एक्स और वाई अलग अलग, तो बस काम बन जाएगा इतने से। मोशन इन प्लेन में जो मेजर टॉपिक आता है वो आप कवर कर लोगे। फिर आता है सर्कुलर मोशन में, तो बिल्कुल जैसे आप एक्स वी ए को थीटा ओमेगा अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए, ऑलमोस्ट सारे इक्वेशंस जो बनते हैं सर्कुलर मोशन वाले काइनेमेटिक्स के एज इट इज लीनियर मोशन में भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है, थीटा ओमेगा अल्फा इन प्लेस ऑफ एक्स वी और ए। एक्स मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए फिर हम बात करते हैं, तो मेन टॉपिक हर चैप्टर में 2-2 4-4 टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर वाइज ये 5th चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि न्यूटन बाबा के बिना फिजिक्स है ही नहीं, है ना। न्यूटन बाबा इज द बेस ऑफ फिजिक्स। आप कह सकते हो कि इवन 12th वाले टॉपिक्स में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी न्यूटन्स लॉ का भयंकर वाला यूज है ना। SHM पूछ लेता है, F net इज इक्वल टू -kx
वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ सकता है आपको, न्यूटन एफ नेट इक्वल टू एम ए पूछ सकता है। तो न्यूटन्स लॉ के बिना तो खैर फिजिक्स ही नहीं है, इसको तो अच्छे से करके जाइए। सवाल भी कभी कभी 3 कभी कभी 4 भी इनडायरेक्टली आ जाता है। इस पे 3 क्वेश्चन फिक्स है, तो मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ 5 नंबर वाले टॉपिक पे। अभी तक देखिए मैंने किसी भी टॉपिक पे स्टार मार्क नहीं किया है, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन बट कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है ना। और जो आता है बनने लायक होता है। आप 2020 का क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 का क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड सवाल आ जाते हैं, है ना। अगर आपको TRH का फॉर्मूला याद रखने में तकलीफ होता है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली एक्स एंड वाई डायरेक्शन अप्लाई कर लीजिए, सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो NLM में अगर आप पूछोगे कि सर NLM में क्या करूं मैं, है ना, तो देखो NLM में कोई ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर आप कहोगे NLM में सवाल कहां से बनता है, तो मोस्ट ऑफ द सवाल यहीं से बनता है। दूसरी बात, NLM में अगर आप डिटेल में मैं बोलूं तो बिना FVD बनाए आप कोई सवाल अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। पहला FVD आप स्टार मार्क कर लीजिए, दूसरा आप एफ नेट इक्वल टू एम ए कर लीजिए। देखिए अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन के फोर्सेस बराबर कर दो आप। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जिधर मोशन है उसका फोर्स बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इज इक्वल टू एम ए। सिंपल सी बात है, यानी कि एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दीजिए। न्यूमेरिकल आएगा यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से, सीधी सी बात है। न्यूटन्स लॉ में अगर न्यूमेरिकल बनता है तो सेकंड लॉ पे बनता है, दिस इज व्हाट NLM2। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही तो न्यूमेरिकल बनता है ना। फर्स्ट तो थ्योरेटिकल है, थर्ड तो थ्योरेटिकल है। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। तो NLM2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इवन जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी, बट फिलहाल मैं नीट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर सवाल कहीं से बनता है, फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट बेस्ड है, थर्ड लॉ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल उस पर बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन के बिना फिजिक्स नहीं है भैया, सीधी सी बात है। देन वी आर कमिंग टू दिस वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, है ना। वर्क एनर्जी पावर की बात करते हैं। वर्क एनर्जी पावर का भी अच्छा खासा यूज आपको 12th के टॉपिक्स में भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक वर्थ रिवाइजिंग टॉपिक है। Q इंटू डेल्टा भी, ये टॉपिक आप समझ सकते हो, जो 11th में पढ़ते हो वही चीज यहाँ पे यूज आ जाता है। मतलब 12th में डेल्टा भी, मतलब आप समझ गए होगे मैं 12th की बात कर रहा हूँ। एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा के कह सकते हो, या फिर हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ mv स्क्वायर इनिशियल, है ना। तो डेल्टा के आप कह सकते हो। इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल बनते हैं 12th में भी। तो ऑल आई वांट टू से, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये आने वाले टॉपिक्स में आपको धड़ल्ले से यूज होता हुआ दिखेगा, रोटेशन में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इट मीन्स इट विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस 3 to 5 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। 3 to 5 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स ऐसा है जिसमें इसका यूज आना ही आना है, सवाल तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा, है ना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस टॉपिक पे जो अभी हमने लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद हमने Q इंटू डेल्टा V को डिराइव करके एक तरह से हमने लिखने की कोशिश करी है। 11th और 12th के कॉम्बिनेशन वाले सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। ये 3-5 चैप्टर कौन से, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन, हर जगह कहीं ना कहीं इसका भयंकर यूज देखने को मिल सकता है। तो वर्क एनर्जी पावर अगर आपने छोड़ दिया तो भले ही इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा ना आता हो, लेकिन आपके आने वाले चैप्टर्स बहुत इफेक्ट होने वाले हैं। चलिए, तो फिर हम बात करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। बच्चों इससे बहुत कम सवाल आए हैं, लेस इंपॉर्टेंट के टर्म्स में मैं इसको बोल रहा हूं, है ना, लेस इंपॉर्टेंट। अगर इस पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप मत दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस टॉपिक में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वैसे भी डिलीटेड है, उसके सवाल तो नहीं आने वाले हैं। तो सिंपली लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला सीन आप अच्छे से कर लीजिए। क्लास में डिस्क का एग्जांपल देके कैविटी वगैरह जो समझाया गया था, दैट इज एनफ फॉर यू, राइट। तो इसको ज्यादा भाव नहीं देना है अंत समय में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो हर चैप्टर में जो कोर पॉइंट्स है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्क एनर्जी पावर में अगर सवाल देखोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, है ना, COME, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों सवाल को अच्छे से कर लीजिए। मतलब आज तक जो सवाल आए हैं मोस्ट ऑफ द, मतलब कह सकते हो 50 to 60% सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आए हैं, ठीक है। जहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वहां आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, और जहां कंजर्वेटिव फोर्स है वहां आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। इस तरह के सवाल में आपके लिए इतना हिंट काफी होगा। सेंटर ऑफ मास अगर आपको टाइम मिलता है तो कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। किसका ही, क्योंकि ये क्वेश्चन अदर चैप्टर्स में ज्यादा यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड मच। मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम से यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड इन अदर चैप्टर्स फ्रिक्वेंटली, बट इसमें मैं इसीलिए कहता हूं यूज्ड इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रोटेशन, भाई अगर किसी बंदे का रोटेशन बढ़िया है, समझ रहे हो ना, किसी बंदे का अगर रोटेशन बढ़िया है तो समझ लो उसका पूरा मैकेनिक्स बढ़िया है। पूछो कैसे भाई, रोटेशन का फालतू का हवा बनाया गया है कि बहुत टफ है, नहीं बनेगा सवाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रोटेशन को अदर चैप्टर से कनेक्ट करके देखिए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, F इज इक्वल टू ma, आपने पढ़ा होगा, उसी को हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी बोल देते हैं, है ना। A is the linear acceleration, alpha is the angular acceleration, you can see it। तो इसी तरह से आप फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिया आपने, मास को इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक्सेलरेशन को अल्फा से, कहानी खत्म। इसको ऐसे भी लिखते हैं स्टाइल मार के dp बाई dt, यहाँ क्या लिखते हैं dl बाई dt। तो आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस चैप्टर्स में जो आप पढ़ते हो, है ना, तो उसको बस रिप्लेस करते जाओ नए नए फॉर्मूलाज। मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मास इज ट्रांसलेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या होता है, जो आप कर रहे हो उसी को करते रहने की चाहत, ठीक है। फोर्स को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, टॉर्क से। मतलब देख रहे हो कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, जो आप एनएलएम में पढ़ रहे हो वही आप यहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, कुछ नया थोड़ी ना है ना। फॉर्मेट सेम है, बस कुछ कुछ रिप्लेसमेंट्स करने हैं। एक्स वी ए थीटा ओमेगा अल्फा, इन तीनों को भी रिप्लेस कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहोगे कि सर पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, वो वाला टॉपिक कौन सा है मैं देखता हूं। देखो सवाल आ जाए इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है ना, कि यही सवाल आएगा, बट जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं। नीट 2026 में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मैं एक बस फार्मूला लिख रहा हूं, और इस फार्मूला पे 99% चांस है, 0.1% छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि 100% की गारंटी मैं नहीं ले सकता, बट 99% चांस है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला फार्मूला, ये वाला स्टार मार्क कर देता हूँ। इससे फार्मूला, इस फार्मूला पे सवाल आएगा ही आएगा भाई, पक्का आएगा, लिख के ले लो, है ना। इस पे एक सवाल आएगा ही आएगा, कोई ऐसा साल नहीं बीता है कि एक या दो सवाल इससे ना बना हो। इस फॉर्मूला को अब आई के लिए आप क्या करोगे, आई निकालने के लिए आप दो चीज का सहारा ले सकते हो, आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट्स इट। तो ये सवाल, तो इस क्वेश्चन पे सवाल तो बनना ही बनना है, ठीक है। एल इज द एंगुलर मोमेंटम, आप जानते हैं, है ना। चलिए, तो रोटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर इसको अच्छे से पढ़ डाला तो पूरा मैकेनिक्स हो डाला, समझ रहे हो, मैकेनिक्स में टेंशन ही ले लेना है, ठीक है। रोटेशन किसी बच्चे का अच्छा है, मतलब उसका पूरा मैकेनिक्स एकदम रिवीजन हो रहा है। तो अगर आपको बहुत कम समय मिलता है, गो फॉर रोटेशन क्वेश्चंस, ठीक है। आप अपने रोटेशन के नोट्स निकालिए, उसके सवाल लगा दीजिए, आपके प्रीवियस टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाते हैं। चलिए फिर आते हैं ग्रेविटेशन का, इसको भी मैं स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट कनेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना। अगर आपने ग्रेविटेशन के ग्राफ देखा होगा तो कई बार पूछा है ना, ग्रेविटेशन के ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो कई बार पूछा है आपसे। तो मैं आपको बोल रहा हूं अभी तक जो रोटेशन का सवाल आया 70% क्वेश्चन यहीं से आया। ठीक उसी तरह से अगर आप देखोगे 70% क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम तो नहीं है बट सिमिलर है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ होता है। तो अगर इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो इसका फायदा आपको 12th वाले टॉपिक्स में यानी कि रोटेशन सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से मिलता है। फिर बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आपके ऊपर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपके पास वक्त नहीं, हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर। इसके बारे में अगर बोलोगे सर इससे छोटा चैप्टर कोई है ही नहीं, लेस कंटेंट, लेस कंटेंट है मतलब गेस करना थोड़ा आसान है। मैं आपको बता दे रहा हूं अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस चैप्टर के पढ़ लो, चाहे कहीं से सवाल बनेगा यंग्स मॉडुलस से, यंग्स मॉडुलस से सवाल आता है। अगर आप देखेंगे अभी तक के कोई भी बुक उठा लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर पीडब्ल्यू में कर रहे हो, कहीं भी आप देखेंगे तो मॉड्यूल के 60 to 70% सवाल कहाँ से बनते हैं, यंग्स मॉडुलस से। यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडनल वाला, हम लोग फिजिक्स वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज लेस इंपॉर्टेंट बट अगर सवाल आएगा तो 90% चांस है यहीं से बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। सो गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अगर आपको
थोड़ा सा टाइम देना है कि सर मुझे 10 ही मिनट देना है चैप्टर को रिवाइज करने में, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि सवाल इससे ज़्यादा बनता नहीं है। सर क्यों आप बोल रहे हो इस चैप्टर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो, ये बता दो। तो बच्चों अगर नीट में अभी तक देखोगे तो रोटेशन से 120 प्लस क्वेश्चन आ गए हैं, ग्रेविटेशन से भी 100 के आसपास क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास से सिर्फ 20-25 जहां तक मुझे याद है एग्जैक्ट फिगर, है ना, इतने सवाल आए। तो आप समझ सकते हो वर्क एनर्जी पावर से 100 प्लस क्वेश्चन है, और इससे भी अगर आप देखोगे तो 20 से 25 सवाल हैं, 20 to 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। तो आप सोच सकते हो कहीं से 20-25 सवाल आ रहा है, कहीं से 100 प्लस सवाल आ रहा है, 120 प्लस सवाल आ रहा है। तो यू कैन से दैट ऑल चैप्टर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में पढ़ते हुए लेके चलिए कि हाँ भाई कि किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किसी चैप्टर को थोड़ा कम स्ट्रेस देना है, दैट्स इट। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। अगर ये चैप्टर तुमको पढ़ना ही है भाई तो यंग्स मॉडल्स के 2-4 सवाल लगा लो, अच्छे वाले आपको वहाँ से सवाल बन जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट, फिर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसका भी बहुत ज़्यादा, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। कंटेंट ज़्यादा है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ तक देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस इन लास्ट प्रीवियस ईयर्स, जितने भी साल एग्जाम हुए सिर्फ 50 क्वेश्चन आया। रोटेशन से कितने आए हैं सोच सकते हैं, 120 प्लस। सेमीकंडक्टर के पास तो ऑलमोस्ट 140 प्लस सवाल आए हैं, हालांकि कुछ डिलीटेड पोर्शन है तो उसके सवाल अभी के क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर का डिलीट हो गया है तो उसमें हटा दिया है सेमीकंडक्टर में। तो इस चैप्टर पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो कि सर क्या पढ़ के जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है बच्चों, स्टैटिक्स वाले में पढ़ लो चाहे कहीं से, 90% क्वेश्चन जो स्टैटिक्स का बनता है वो बनता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्लस पास्कल्स लॉ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एपी माने मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ को आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाइए, ठीक है। स्टैटिक्स के 80% सवाल वहीं से आते हैं। फिर आते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। फ्लूइड डायनामिक्स की अगर बात करो तो बीटी प्लस ईओसी पढ़ लो चाहे कहीं से, सवाल 90% चांस है आएगा यहीं से, ठीक है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपेरिमेंटल पेपर बनाना चाहे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बीटी मतलब बर्नौलीज थ्योरम, हवाई जहाज के ऊपर उड़ने वाली जो वर्किंग प्रिंसिपल है विंग्स के ऊपर जो लगती है। ईओसी मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया बॉडी बॉ, वेलोसिटी कॉमी बॉ। अब आप बर्थडे की मोमबत्ती बुझाते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे फूकते हैं, मतलब एरिया घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, दैट्स इट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको रिवाइज करना है तो इस पे जाइए, और सरफेस टेंशन विस्कोसिटी पे लिमिटेड फार्मूला होते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। 2-4 फार्मूला है जिसमें कि एक्सेस प्रेशर वगैरह आता है, तो वो सब रिवाइज करके जा सकते हैं। अगर आपको सर ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि सर मेरे पास बहुत कम वक्त है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें, पूरी तरह से नहीं। थर्मल प्रॉपर्टीज में बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन से ही सवाल आते हैं, और ये कंडक्शन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 12th वाला टॉपिक है उससे कनेक्टेड है। कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ करंट दोनों हाई से लो मैनर में होता है, ठीक है। हाई से लो मैनर मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो अगर कंडक्शन वाला पार्ट आप रिवाइज करते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, है ना, बहुत अच्छे से आपको एक समराइजेशन के फॉर्म में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रेडिएशन और कन्वेक्शन वाले सवाल भी अगर आपको चाहे तो आप याद कर सकते हो। स्टीफन्स लॉ वाला पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है, बट इसको मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम देना इस पर फिजिबल नहीं होगा। काइनेटिक थ्योरी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आते हो, इसको मैं स्टार कम मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसका कॉन्टेंट कम है और क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर ऑफ आ जाते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स वाला थोड़ा अलग है, बट केमिस्ट्री के कंपैरिजन में इसका कंटेंट कम है, लिमिटेड सवाल आते हैं, तो इसको भी आप स्टार मार्क तो नहीं कर सकते हो, अगर मन करे तो पढ़ना, बट ऑसिलेशन और वेव्स पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसको जरूर करके जाओ बच्चे, क्योंकि इसका सवाल बहुत ईजी आता है। वेव्स क्या है, मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का SHM, समझ रहे हो ना, SHM का ही तो कॉम्बिनेशन वेव्स है। तो अगर ऑसिलेशन यानी कि SHM के टर्म से भी इसको जाना जाता है, NCERT में ऑसिलेशंस,
बाकी जगह पे एसएचएम भी दिया रहता है। तो आप इसको पढ़ोगे तो वेव्स में इसका फायदा मिलेगा। और वेव्स में एक टॉपिक आता है इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस। बच्चों ये इंटरफेरेंस जो है, मतलब इंटरफेरेंस मतलब आप समझ रहे हो जब कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर करता है। तीन ही तो टॉपिक है, PID, मैं शॉर्ट में इसको बोलना चाह रहा हूँ, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, समझ रहे हो ना। तो एक बात बताइए, डिफ्रैक्शन साउंड में भी होता है, इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, बट पोलराइजेशन साउंड में नहीं होता है। यानी कि 11th में पोलराइजेशन नहीं पढ़ते, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों का एप्लीकेशन यहाँ पे है वेव्स में। तो वेव्स में अगर आप जाओगे तो इंटरफेरेंस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अगर पूछोगे सर एसएचएम वेव में सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से बनते हैं, एक्स रिवर्सिबल, बी रिवर्सिबल, ए। देखो बच्चों, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसके इक्वेशंस वाले सवाल अच्छे से कर लीजिए। और आपको पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी देगा U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, और ये आपको क्या देगा, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी देगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये इक्वेशन अच्छे से आता है तो U और K भी आप निकाल सकते हैं, और U और K निकाल सकते हैं तो इसको ऐड करके टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, और जो भी सवाल आएगा नीट 2026 में उसके 90% चांस है कि इसी से आसपास मिलता हुआ आएगा, 10% तो कह नहीं सकते। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है कि इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। कभी के मैक्स पूछ लेगा, कभी यू मैक्स पूछ लेगा, कभी दोनों का सम वाला पूछ लेगा, कभी एक्स वी ए पूछ लेगा। मतलब 90% अभी तक का जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि 90% सवाल इसी से आए हैं। उम्मीद करता हूँ 26 में भी इसी से मिलता जुलता सवाल आ जाएगा। इस टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करके चले जाइए। फिर आते हैं 12th के बारे में। 12th टॉपिक्स, 12th तो बच्चों का अच्छा होता ही है, स्पेशली 12th वाले बच्चे जो है, ड्रॉपर वाले बच्चों का तो सब कुछ बराबर होता है। 12th वाले बच्चों को 12th के टॉपिक्स में अच्छे स्कोर करने की उम्मीद रहती है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो लोग पढ़े हैं पूरे एक साल, है ना। 11th थोड़ा सा उनका वीक रहता है, ये मैं मानता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा मैं, है बट उतना भी नहीं है, बच्चा अच्छे से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन का एक ज़बरदस्त यूज़ आपको दिखता है। आप जी को यहाँ पे के बोल देते हैं, मास को यहाँ पे चार्ज बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द सवाल आपको ग्रेविटेशन जैसे मिलते हैं, तो इसमें तो बच्चा अच्छा कर ही लेता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन और ये दोनों एक ही जैसा टॉपिक है, आपने देखा होगा ये वाला ग्राफ जो शेल वाला है, शेल वाला ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का और ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। EF और GF, EF माने इलेक्ट्रिक फील्ड, GF माने ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों का सवाल सेल वाला देखिए ऐसा ही आता है ग्राफ डायरेक्टली। कम से कम 4-5 बार पूछा है ग्राफ से क्वेश्चन। दो ही ग्राफ्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस ऑब्वियसली देखिए, अगर आप देखेंगे RLC, इसी के इर्द गिर्द ये सारे चैप्टर्स घूमते रहते हैं। RLC, इन तीनों का काम, इन तीनों का इक्विवेलेंट फार्मूला अच्छे से रिवाइज करके जाइए। कई बार बच्चे हड़बड़ी में कैपेसिटेंस वाला इंडक्टेंस में डाल देते हैं, इंडक्टेंस वाला इधर डाल देते हैं। तो हम लोग फिजिक्स वाला के स्टूडेंट हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना करें आप लोग। मैंने इसका ट्रिक बहुत अच्छे से क्लास में बताया है कि रेसिस्टर का काम है करंट को अपोज करना, इंडक्टर का काम है करंट के चेंज को अपोज करना, और कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, है ना। तो करंट के चेंज को अपोज करना मतलब मैंने बोला था कि L जो होता है दुखी आत्मा होता है। दुखी आत्मा मतलब करंट बढ़ती है तो बढ़ने नहीं देगी, घटती है तो घटने नहीं देगी, मतलब समझ रहे हो ना। कोई ऐसा दोस्त होता है आपका जो अच्छे से बात करो तो भी वो रूडली बिहेव करता है, प्यार से और गुस्सा के बात करो तो भी वैसे ही रहता है, मतलब वो दुखी आत्मा है। चलिए, RLC तीनों का इक्विवेलेंट फॉर्मूला, तीनों का काम और तीनों पे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में वही तो करना है। अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे 4 साल इसी के आसपास तो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, है ना। चलिए, तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस और ई, फिर से अगर आप मैं बोलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भाई स्टार मार्क कर लो। 4 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, रिसेंटली मैंने देखा है मैग्नेटिज्म पे भी मूड बन गया भाई, 4 क्वेश्चन डाल दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक जबरदस्त रिश्ता है दोनों के बीच में, है ना, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट आता है। आप जानते हो इस चीज को, है ना, यू हैव सीन इट मेनी टाइम्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर हम आगे चलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। तो ये दोनों मिला के 4 क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नेटिज्म मैटर तो बहुत छोटा सा चैप्टर बन गया है, तो मैं इसको अलग चैप्टर नहीं मानता हूं। तो मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेट वाले सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे, आपको भी पता है।
बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है। और करंट और इलेक्ट्रिसिटी का रिश्ता बहुत अटूट है, ये बात आप जानते हैं कि मोटर में क्या डालते हैं आप, करंट डालते हैं, जनरेटर से क्या मिलता है, करंट मिलता है, मतलब एक दूसरे को ये पैदा कर सकता है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ईएमआई। ईएमआई भाई रोटेशन जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही 12th के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का ईएमआई अच्छा है ना भाई, तो मैं बता रहा हूं उसका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के ईएमआई तक का सारा चैप्टर अच्छा है। ईएमआई में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म दोनों आ जाता है, तो पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अब जैसे करंट की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, करंट में बच्चों का सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ। दो लॉज हैं इसके, केसीएल और केवीएल, समझ रहे हो, इन दोनों लॉज को अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ई इक्विवेलेंट वाले फार्मूलाज भी बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, अच्छे से रिवाइज करके जाइए। स्पेशली लूप लॉ का इक्वेशन लिखना आना चाहिए, लंबे लंबे इक्वेशन करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। नीट ने आज तक जब भी पूछा है केवीएल का इक्वेशन, सिंपली भिखारी मेथड यानी कि बेगर्स मेथड जो मैंने क्लास में बताया है उसी से रिलेटेड आप लॉज के एप्लीकेशन को देखिए, इक्वेशन को लिखना सीखिए, सॉल्व ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद वही गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर वाला यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक ये ले लीजिए। उसके बाद आप जानते हैं इसमें दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सवाल Q इंटू वी क्रॉस बी और I इंटू एल डी एल क्रॉस बी पे आता है, आप जानते हो। तो इन दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन कहाँ दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म का ईएमआई चैप्टर में। अगर ईएमआई नहीं होता तो आज जनरेटर नहीं चल रहा होता, हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं वहाँ पे लाइट नहीं आ रही होती है ना, बैटरी से हर चीज़ हम नहीं चला सकते। आप जानते हैं इस सदी का सबसे जबरदस्त वाला, भयंकर वाला और खतरनाक वाला इन्वेंशन क्या है, जनरेटर, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, समझ रहे हो ना। उसी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो इतने सारे एसीज चल रहे हैं, उन सब का योगदान किसका है बताइए, उन सब में किसका योगदान है, ऑब्वियसली ईएमआई का। ईएमआई में सर सवाल कहाँ से बनेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी या फिर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मतलब आप समझ सकते हो, माइनस मतलब लेंज लॉ हो गया, लेंजेस लॉ, है ना। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए बच्चों, पढ़ लो, चाहे कहीं से सवाल आएगा लेंज लॉ और फैराडे लॉ के ईएमआई के क्वेश्चन से 90% चांस है कि यही सवाल आए, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है ना। ईएमआई के सबसे ज्यादा सवाल लेंज लॉ और इसी पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी और ईएमआई को अलग चैप्टर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं काफी अच्छा कनेक्शन है इसमें। ये अल्टरनेटिंग करंट में अगर सवाल कहीं से आएगा तो आरएलसी सर्किट सबका बाप है, इट इज द फादर ऑफ ऑल अदर एसी सर्किट्स, आप जानते हैं। इसी से आरसी बनता है, आरएलसी सब कुछ बनाता है, जैसे प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव। तो आरएलसी सर्किट अच्छे से रिवाइज करके जाइए। और जो एवरेज, आई एवरेज वाला फॉर्मूला है, आई आरएमएस वाला फॉर्मूला है, ये सब अच्छे से रिवाइज कर जाइए। कोर टॉपिक यही है। आरएलसी सर्किट अगर आप पढ़ के जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, आरएलसी सर्किट को मत छोड़िएगा। फिर आता है ट्रांसफार्मर, एमटीजी, मोटर, ट्रांसफार्मर और एमटीजी पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, ये 3 टॉपिक्स और आरएलसी सर्किट अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर से बोल रहा हूं, ये फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, इतना काफ़ी है। इतने सवाल अगर इतने टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाते हैं तो, और मैं तो कहता हूं कि अगर आपके पास वक्त बचता है तो मैं कितने स्टार भी डालूं, यहाँ पे कम है, 5 स्टार डाल रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और फिर से मैं 5 स्टार डाल रहा हूं आपके रोटेशन पे। अगर आपके पास एक दिन देने के लिए है फिजिक्स में, तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर रोटेशन अच्छा है तो पीछे के सारे चैप्टर्स अच्छे हैं, अगर आपका ईएमआई अच्छा है, समझ रहे हैं ना, अगर आपका ईएमआई अच्छा है तो इसके पीछे के सारे चैप्टर्स आपके अच्छे हैं। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कनेक्टेड टॉपिक पढ़ने का। फिर आते हैं ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू तो बहुत छोटा सा चैप्टर है भाई, बहुत लिमिटेड सवाल बनते हैं। आप स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन, जरूरी नहीं है कि आप रटने बैठ जाइए कि इसका लैम्डा कितना है, हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है भैया। आपको ये पता होना चाहिए किस वेव का लैम्डा कॉमीबॉ, किस वेव का लैम्डा बॉडीबॉ, फ्रीक्वेंसी कॉमीबॉ, बॉडीबॉ, लैम्डा कॉमीबॉ, बॉडीबॉ, बस ये याद रखना है, सीरीज याद रखना है। दूसरा, अगर सवाल कहीं से बनेगा, अगर कहीं न्यूमेरिकल से आएगा तो 99% चांस ले लो भाई, या डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट याद करो बच्चों, यही है डिस्प्लेसमेंट करंट। जिसने एक लॉ को गलत प्रूफ किया था, जाके पढ़िए, सस्पेंस से वो कौन सा लॉ था याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, हवा में करंट आ रहा था, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है रे ऑप्टिक्स। भैया रे ऑप्टिक्स में आपको बता देता हूँ 10th वाले टॉपिक्स ज्यादातर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन के आसपास यहां से भी आ जाता है, इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं इसको स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो इसी का टॉपिक है एक तरह से, EMI लगभग एक ही चैप्टर माना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे स्टार मार्क करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। बाकी बहुत ज्यादा सवाल इससे नहीं आते हैं, बट वेटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे 2 क्वेश्चन बहुत है ना। 4 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है, आप कोई भी बुक उठाओ, मैक्सिमम 5-6 पेज। अगर ये 4 पेज में है तो EMI और AC जो है वो कम से कम 100 पेज में है। इतना का जबरदस्त EMI और इसको मिला दो तो सवाल 2 सवाल यहाँ से भी आ जाते हैं, तो इसको भी जरूर रिवाइज करके जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट से न्यूमेरिकल आएगा और EMW, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, और एक और फॉर्मूला होता है आप याद कीजिए एनर्जी वाला, है ना, वो सब भी अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। इंटेंसिटी वाला है ना, इंटेंसिटी वाला भी एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला से आप देखते होंगे, टेस्ट वेस्ट में भी बहुत सवाल आते हैं। चलिए, तो कोर टॉपिक्स यही है। वेव ऑप्टिक्स, भाई साहब वेव ऑप्टिक्स तो अगर देखो तो सवाल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि इसका इंटरफेरेंस 11th वाला सेम है ना। इंटेंसिटी वाला Amax Imax काफ़ी है, इतना अगर अच्छे से कर लेते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल नेचर, भाई मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा स्कोरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस पूरे को मैं एक चैप्टर मानता हूँ मॉडर्न फिजिक्स। आप देखिएगा किसी भी बुक में अगर EMI 100 पेज में दिया है तो ये भी सिर्फ 100 ही पेज में दिया है, मतलब 3 चैप्टर का कंटेंट। और इन तीनों चैप्टर का कंटेंट को अगर मैं मिला दूं तो ये तीनों चैप्टर का मिला के सिर्फ EMI का कंटेंट है। मतलब जितना देर आप EMI पढ़ने में लगाओगे ऑलमोस्ट उतना देर में मॉडर्न फिजिक्स का 3-3 चैप्टर हो जाता है। तो इसको अलग चैप्टर कहना ही बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि कंटेंट एक ही चैप्टर के जैसा है, ठीक है। तो आप इसको तीनों को अलग चैप्टर मत मानो। सर पढ़ लो, चाहे कहीं से सवाल आएगा यहीं से, ऐसा वाला टॉपिक कौन सा है मैं आपको बताता हूँ अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, और उम्मीद करता हूँ 90% चांस है सवाल वहीं से आएगा। अभी तक के सारे सवालों में आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जगह की कमी है आप पूरा लिख लीजिएगा सुन के, ठीक है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्लस डी ब्रोगली बाबा की जय हो, डी ब्रोलाई बोलते हैं, है ना, जो भी बोलना है बोलो भाई, अपने को तो बस सवाल बनाने हैं। डी ब्रोगली बाबा की जय हो, आइंस्टाइन बाबा की जय हो, इन दोनों के इक्वेशंस अच्छे से पढ़ लीजिए। आइंस्टाइन बाबा का जो इक्वेशन होता है उसके ग्राफ्स को अच्छे से देख के जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके ग्राफ्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपको सवाल में पेन नहीं चलाना पड़ता है, सवाल हवा में सॉल्व होता है, ग्राफ आपको अगर अच्छे से कंसेप्चुअली याद है तो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को मैं अलग मानता हूँ। एटम्स की बात करोगे तो बोर्स मॉडल पे ही 90% सवाल एक तरह से उसी के इर्द गिर्द आते हैं। बोर्स क्वांटाइजेशन रूल हो गया, एनर्जी हो गया, मतलब एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये सब अच्छे से एक बार याद करके जाइएगा, काफ़ी है। फिर आता है सेमीकंडक्टर। भाई इस पे तो मैं जितने भी स्टार मार्क करूं कम ही है, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, और फिजिक्स में सबसे बड़ा दुख दर्द तो यही है न्यूमेरिकल, है ना। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है, तो इसको तो भाई मैं सबसे ज़्यादा अगर कोई तुम्हें, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक ही चैप्टर पढ़ने का टाइम बचा है, एक ही दिन बचा है, तो क्या रिवाइज करके जाओगे, तो मेरा सजेशन रहेगा भैया रोटेशन, EMI और सेमीकंडक्टर। इससे अच्छा, हाँ अगर आपका ये चैप्टर अच्छा है तभी पढ़िए, लास्ट मोमेंट में कुछ नया मत पढ़िए और कंफ्यूज हो जाएंगे आप, जो आता है वो भी भूल जाएंगे, है ना। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से करके आए हो तभी करो आप। भाई इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल आए हैं, अगर मैं डिलीटेड पोर्शन की बात ना करूं, है ना, तो थोड़े कम जाएंगे। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस इन नीट, इतने सवाल किसी भी चैप्टर से नहीं आए आज तक। हाँ ट्रांजिस्टर वाले सवाल हटा दोगे तो अब उतने सवाल आपको नहीं दिख रहे होंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं एंड ऑफ द डिस्कशन में एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप एंड ऑफ द डिस्कशन में एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको सिर्फ 3-4 चैप्टर पढ़ने का टाइम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11th में रोटेशन उठा लीजिए, 12th में EMI उठा लीजिए आप, है ना, थोड़ा सा जगह कम है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रोटेशन, EMI, और इसके बाद अगर आपको कहीं से वक्त मिल जाए तो सेमी कंडक्टर, है ना, सेमी कंडक्टर्स वाला पोर्शन उठा लीजिए, है ना। इसमें से आप देख लीजिएगा कि डिजिटल सर्किट जो है, यानी कि लॉजिक गेट्स जो है, NCERT में स्कूल्स में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है अच्छे से, तो हमने इसको डिटेल से पढ़ाया हुआ है नोट्स में। इन तीनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन को अगर आप देख लोगे भैया, तो ये नहीं कि इतने क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसके 4-5 चैप्टर से रिश्ते हैं, इसके 4-5 चैप्टर से रिश्ते हैं,
मतलब ये दोनों अच्छा है तो एक तरह से आपका 11th-12th का एक मेजर पोर्शन अच्छा है, अदरवाइज आपसे रोटेशन के सवाल बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पिछले चैप्टर्स अच्छे नहीं है तो इन तीनों चैप्टर के सवालों में इन दोनों चैप्टर के सवालों में दिक्कत होगी। ये तो पूरा अलग ही चीज़ है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में सबसे ज़्यादा तो यही पढ़ाया जाता है, ये तो एक अलग ब्रांच ही हो गया, बट इन दोनों का कनेक्शन अच्छा है। रोटेशन का यूज 12th वाले टॉपिक्स में भी देखने को मिलता है, 11th वाले एक टॉपिक में भी लिखता है। तो अगर गौर से देखेंगे तो रोटेशन जो है कम से कम 10 चैप्टर्स इन फिजिक्स, कितने 10 चैप्टर्स इन फिजिक्स से कनेक्टेड है। मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूं कि सवाल ज्यादा आता है, इसलिए बोलता हूं कि ये अदर चैप्टर्स को भी बहुत भयंकर तरीके से इफेक्ट करता है। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, 12th का टॉपिक है, 11th वाला रोटेशन यूज आ रहा है। टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, टॉर्क के बिना कहां तुम जा सकते हो फिजिक्स में, फिजिक्स इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिजिक्स में सबसे ज्यादा, फिजिक्स का सबसे अच्छा इफेक्ट क्या है, टर्निंग इफेक्ट, उसी से तो गाड़ी चल रही है, मोटर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो मेजर पोर्शन तो टर्निंग इफेक्ट है। टॉर्क के बिना फिजिक्स है ही नहीं, समझ रहे हो बात को। स्टैटिक्स में क्या ही फिजिक्स पढ़ोगे आप। तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा मैं बोल रहा हूं, इसको और एलोबरेट करके लिख सकता हूं, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। इसको जैसे लिखना है लिखो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट इस वाले पोर्शन से आप देख सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल कम से कम 5 सवाल आ जाते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने सालों का, मैं देखता हूं 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा या इनडायरेक्टली आएगा उससे मतलब नहीं, 2 सवाल तो, एक सवाल तो डायरेक्टली आ जाता है, बाकी इसका यूज आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने जो भी हो सकता था हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचता है बच्चों, तो गो फॉर दीज 3 चैप्टर्स। ये तीनों चैप्टर तभी जाओ जब आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है। प्लीज डोंट स्टार्ट एनी न्यू थिंग, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसी पे काम कीजिए, उसी के सवाल लगाइए। कौन से सवाल लगाइए, जो सवाल आपने पहले से कर रखा है। कुछ नई चीजें करने की अब जरूरत ही नहीं है, शायद उतना वक्त नहीं है। एंड मोमेंट पे स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। बहुत सारे नेगेटिव बातें अभी चल रही होंगी आपके जीवन में, आस पड़ोस में, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप जहां भी पढ़ रहे हैं अपने टीचर से बात कीजिए, गेट इन टच विथ हिम, है ना। जो भी आपके भैया दीदी जो भी इस फील्ड में हैं उनसे बात कीजिए। इधर उधर ज़्यादा बातें मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलते हैं तो फैलने से बच्चे का दिमाग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, पता नहीं क्या होगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना। ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो भैया, आपने देखा है 2025 में पेपर टफ आया था, कट ऑफ धड़ाम से नीचे गया था। मतलब जिसका सिलेक्शन होना है उसका तो होगा ही होगा। पेपर कैसा आएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिलेक्शन इस बात पे इंपॉर्टेंट करता है कि ये सवाल आपसे नहीं बना और बाकी लोग ने बना लिया, मतलब आप हट गए। ये सवाल बाकी लोग से नहीं बना, आपने बना लिया, मतलब आप चले गए। तो जो सवाल नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, जो सवाल किसी बंदे से नहीं बनने वाला 1 घंटा में, वो आपसे भी नहीं बनेगा। टॉपर्स के भी कहाँ 720 आए, तो टफ पेपर आए, इजी पेपर आए। इस बार भी मैं बहुत सारे बच्चों को देखा 2025 में कि जो बहुत अच्छे बच्चे थे, बस फ्रस्ट्रेट होकर एग्जाम खराब कर लिए। उनको लगा मेरा तो आएगा नहीं। अरे भाई, जब तुमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा। आप अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किए हो पूरे साल, एक एवरेज मार्क्स भी लाए हो 400 to 500 में, तो आपका चांस बनता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और अगर कम भी लाए हो तो आप कर सकते हो, क्या पता आपने इस महीने में बहुत अच्छा पढ़ाई की हो, है ना। तो पॉजिटिव रहना है, लास्ट ओवर तक मैच को जाना है खेलने के लिए, बोल्ड नहीं होना है ना। पेपर कैसा भी आए, बी पॉजिटिव, है ना, बी पॉजिटिव गाइज। आपका ब्लड ग्रुप जो भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल का सिलेक्शन करो। जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, लग रहा है कि 2 मिनट में नहीं बनेगा, उसको छोड़ दो। लास्ट के लिए देखो, समय बचा तो देखेंगे, वरना छोड़ देंगे। शुरू के 10 सवाल अगर आपसे नहीं बने, 10 के 10 नहीं बने, तो भी दुखी नहीं होना, क्या पता आगे 10 लगातार बन जाए हमसे। स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। एकदम पूरे पेपर को एक बार स्कैन करो जाके, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि 2025 जैसा पेपर आया है या उससे पहले 2024 जैसा पेपर आया है। दोनों में फार बेटर डिफरेंस, मतलब फार डिफरेंस है, आप जानते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप जज कर लोगे कि भैया 2025 में मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जिन भी बच्चों के 100+ मार्क्स आए 2025 में, ठीक है ना, 100+ मार्क्स, सब जीएमसी में जा चुके हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि 90+ भी आया है तो बच्चा जीएमसी गया है, मैं देखा हूँ। तो अगर पेपर टफ आएगा तो 90 में भी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिक्स, 100+ इन फिजिक्स जिन भी बच्चों का आया है वो सब सेलेक्टेड है।
और यही चीज़ 2024 में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2024 में जिन बच्चों के 140 के आसपास फिजिक्स में आए थे, 132 मतलब कह सकते हो 130 टू 140, है ना, इस रेंज में जो आए थे जिनके मार्क्स आए थे, एग्जैक्ट तो कुछ कमेंट करना मुश्किल है क्योंकि उतना मार्क्स आपने एक रेंज में बता रहा हूँ, इसके बीच वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जेएमसी में। तो जीएमसी में अगर आपको जाना है, अगर पेपर टफ आया तो 90 100 भी चलेगा, फिजिक्स में स्कोर कर लोगे तो। अगर पेपर इजी आया तो फिर आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कर्म की चिंता करनी है, फल की नहीं, क्योंकि फल आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपका डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है आपने कितने सही गोले भरे, दैट्स इट, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। नीट 2026 के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक ही चीज़ आप गड़बड़ कर सकते हो जो मुझे लगता है, आप पेपर देख के फ्रस्ट्रेट मत होना, टफ आए इजी आए उससे मतलब नहीं है। स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, अच्छे से पेपर दीजिए, स्टडी स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट, स्कोर हाई। स्कोर हाई की चाहत रखिए, होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर काम होके पेपर देंगे तो अच्छा पेपर आएगा, स्कोर अच्छा आएगा। 10-12 क्वेश्चन अगर टफ आ गए कोई बात नहीं, वो किसी से नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर बनेगा भी तो घर जाके बनेगा, पेपर में तो उससे नहीं बनेगा। जो सवाल 5-10 मिनट में होने वाले हैं कैसे बन जाएगा 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस, है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, वंस अगेन सी यू।